सो हेलो स्टूडेंट्स, नाउ इस वीडियो में मैं आपको कुछ और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें साझा करने जा रहा हूँ जो कि प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करनी है इसके बारे में है। देखिए, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया कि प्रीलिम्स राउंड द कॉर्नर है और तकरीबन आपके पास 4 से 5 महीने का समय है और इन समय में आपको कैसे इन सारे सेक्शंस को हैंडल करना है इसके बारे में कुछ बात आपको बताना चाहूँगा। पहला, हम आते हैं करंट अफेयर्स के मुद्दे पे। जैसा मैंने आपको बताया कि करंट अफेयर्स पे 2018 में भी तकरीबन 15 क्वेश्चन थे। तो करंट अफेयर्स को कैसे हैंडल करना है और करंट अफेयर्स का मतलब क्या होता है। देखिए, करंट अफेयर्स बहुत लोगों का मानना है कि पिछले 1 साल के बीच की जितनी गतिविधियां हुई हैं उनको आप करंट अफेयर्स में शामिल कर लें और वो करंट अफेयर्स को आप वैसे आप समझ सकते हैं। मेरा मानना है कि करंट अफेयर ही नहीं है, खासकर वो 1 साल का ही डेवलपमेंट नहीं है। रादर पिछले 2 साल में जितने डेवलपमेंट्स हुए हैं उन सभी को आपको जानना है और इसके अलावा भी कुछ मिसलेनियस सेक्शंस हैं जो मैं करंट अफेयर्स में हमेशा शामिल करना चाहता हूं, करता हूं। इनफैक्ट करंट अफेयर्स इसमें नेशनल इंटरनेशनल जितने भी इश्यूज हैं सारे शामिल होते हैं। अब जहां तक हम बात करें नेशनल इश्यूज, तो नेशनल इश्यूज में देखिए उसमें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जितनी भी गतिविधियां होती हैं उन सभी के बारे में हमें और आपको जानना है। इसको जानने के लिए बहुत सारे सोर्सेज मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण सोर्स है मैं आपको बताऊंगा वो है द हिंदू न्यूज़पेपर। इस न्यूज़पेपर को आप सब लोग पढ़ें, खासकर वो लोग जो दिल्ली में नहीं हैं और ऑनलाइन के मटेरियल से भी काफ़ी दूर है। तो ये जो न्यूज़पेपर है ये आपको बहुत रूप में आपको आईएएस बनाने में सहायता करेगा। जैसे कि एक तो डेफिनेटली आपका करंट अफेयर्स इंप्रूव होगा, दूसरा आपकी जो रीडिंग एबिलिटी है, जो आपको इंग्लिश पढ़ना समझना ये भी बेहद जरूरी है आईएएस या किसी भी एलाइड सर्विस में अपनी अच्छे पकड़ बनाने के लिए। तो इंग्लिश समझना, पढ़ना और उसके ऊपर थोड़े बहुत वक्तव्य भी देना, ये हर आईएएस की एक मिनिमम क्वालिटी है जो आप सब में डेवलप आपको करना होगा। तो इसको पढ़ने से सिर्फ करंट अफेयर्स ही डेवलप नहीं होगा, मैं ये कहूँगा कि आपकी ओवरऑल जो व्यक्तित्व है उसमें भी निखार आएगी, तो आपकी पर्सनालिटी भी इससे काफ़ी इंप्रूव होगी। तीसरा इसका जो फायदा है वो डायरेक्ट फायदा है इसमें सीसेट का। जो सीसेट में इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं, खासकर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस आते हैं, उन कॉम्प्रिहेंशंस को आपको समझने पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी अगर आप न्यूज़पेपर को रेगुलर बेसिस पे पढ़ रहे हैं। खासकर मैं आप सबसे ये जरूर रिक्वेस्ट करूँगा कि न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर द हिंदू जब आप लेते हैं तो उसमें फ्रंट पेज तो हालांकि सब लोग देखते हैं, कुछ लोग पढ़ते भी होंगे, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इसके अलावा जो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जैसे कि उसका एडिटोरियल, तो एडिटोरियल आप सब लोग जरूर पढ़ें। उससे फायदा क्या होगा कि आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू और इवन एस्से, इन सब में आपको इसका बेनिफिट दिखेगा। और सीसेट में जैसे मैंने बताया कि कॉम्प्रिहेंशन को समझने के लिए आपको ये हर दिन कोशिश करना होगा कि आप इंग्लिश के एडिटोरियल को कितने अच्छे से समझ पाते हैं, तब जाके कॉम्प्रिहेंशन में भी आप अपने आप को कंफर्टेबल पाएंगे। तो उस लिहाज से करंट अफेयर्स में एक पहला सोर्स होगा आपका हिंदू जो आपको पढ़ना है। दूसरा सोर्स होगा जिसमें मैं मैगजीन्स को शामिल करता हूँ, खासकर योजना सबसे महत्वपूर्ण सोर्स है। योजना हम और आप सब लेते हैं
लेकिन कुछ लोग पढ़ते हैं। उसमें भी मैं आपको कुछ एक तरीका बताता हूँ कि योजना में आपको जो अबाउट द इशू होता है, जो पहला सेक्शन होता है, आपको वो पढ़ना चाहिए। और उसके अलावा अंदर का जो सबसे पहला आर्टिकल आता है योजना में, वो जरूर पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद उसके कुछ ब्रीफ नोट्स भी बना के आप रख लीजिए। कम से कम इतना काम योजना के साथ आप सब लोग करें। जो तीसरा सोर्स है वो है इंडिया ईयरबुक। इसको भी मैं करंट अफेयर्स में ही शामिल करना चाहूंगा। इंडिया ईयरबुक भले ही 2013 के बाद इसकी जो कह सकते हैं सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस है वो थोड़ी घटी है, लेकिन इंडिया ईयरबुक आज के संदर्भ में भी, आज के डेट में भी ये एक इंडिस्पेंसिबल एक्सरसाइज है। मतलब हम सबको इसमें इन्वॉल्व होना ही होना चाहिए। तो इंडिया ईयरबुक आप सब पढ़ें। उसमें भी हर चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ चैप्टर्स हमेशा महत्वपूर्ण रहे हैं। तो उसमें तकरीबन 32-33 चैप्टर्स होते हैं और तकरीबन 900 से 1000 पेजेस का वो बुक होता है। उसमें से मैं आपको सलाह ये करूंगा कि आप सब लोग कम से कम पहले 4-5 जो चैप्टर्स हैं वो मैंडेटरी है वो पढ़ें। उसके बाद आप लोग स्पेसिफिक हो जाए, सिलेक्टिव हो जाए। जैसे कि उसमें आपको एजुकेशन पढ़ना चाहिए, एनर्जी चैप्टर पढ़ना चाहिए, एनवायरनमेंट चैप्टर तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पक्का पढ़ना चाहिए। इसके अलावा आपको कॉर्पोरेट अफेयर्स पढ़ना चाहिए, फिनेंस चैप्टर पढ़ना चाहिए, रूरल अर्बन डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ना चाहिए, सोशल जस्टिस का चैप्टर है वो पढ़ना चाहिए। तो इसमें तकरीबन 8-10 चैप्टर्स हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो ये आपको करना है करंट अफेयर्स के लिए। जो तीसरा सोर्स था इंडिया बुक। जो चौथा सोर्स है वो है कि पीआईबी वेबसाइट है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो पीआईबी के वेबसाइट्स पे आप जो सरकारी योजनाएं हैं, जो स्कीम्स हैं, उसको आप जरूर देखें। सरकारी कमेटियां हैं, समिति जिसे कहते हैं, सरकारी समितियों के बारे में भी उसमें इंफॉर्मेशन दिया होता है। जैसे एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, इससे आप अच्छे समझ सकते हैं कि एक एक्ट है जिसका नाम है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, 2003 का है। अब इस एक्ट को रिव्यू किया जा रहा है एनके सिंह कमेटी के अध्यक्षता के अंदर। अब इस एक्ट के बारे में जो रिव्यू कमेटी है उसने कुछ बातें साझा की थी। बातें जैसे कि कितने परसेंट पे गवर्नमेंट का जीडीपी और डेट रेशियो जो है वो होना चाहिए। ये एग्जैक्ट पीआईबी के आपके सोर्स में मिलेगा और वहीं से उठा के यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन बना के आपको दे देता है। तो इसका ये फायदा है कि पीआईबी के सोर्स को आप देखेंगे तो आपको इन सारे जो क्वेश्चन जहाँ पे डाटा और फिगर के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं वहां आपको करना आसान हो जाएगा। तो ये आपका करंट अफेयर्स का सोर्स हुआ। फिलहाल दूसरा जो हिस्ट्री है। अब हिस्ट्री के क्या है कि सबसे जो इंपॉर्टेंट एरिया है जहां से क्वेश्चंस हर साल आता है वो है मॉडर्न इंडिया। अब मॉडर्न इंडिया का जो पीरियड है वो 2-3 तरीके के इंटरप्रिटेशन है उसके ऊपर, लेकिन आपको और हमें ये समझना है कि मॉडर्न इंडिया 1757 से लेके 1947 तक ये जो पीरियड है इसको आपको तैयार करना है। इसके लिए सबसे बेसिक सोर्स है वो एनसीईआरटी ही है। तो एनसीईआरटी से ही आप स्टार्ट करें। एनसीईआरटी जब आप पढ़ लें तो आप बिपिन चंद्रा की बुक आती है, वो मोटी सी बुक है, ठीक है, वो इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, वो वाली बुक आपको लेनी है और उसको पढ़नी है। जब ये दोनों आप पढ़ लें तब आप एक स्पेक्ट्रम का एक गाइड बुक आता है मॉडर्न इंडिया के ऊपर। वो क्या है कि वो नोट्स के रूप में ही वो गाइड बुक लिखा हुआ है। तो जब आप स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो आपको ये लग जाएगा कि जो बिपिन चंद्रा पढ़ के जितना आपने उसका समरी निकाला या सारांश निकाला, वो सारा सारांश जो है ऑलरेडी उस स्पेक्ट्रम के बुक में लिखा हुआ है। तो आपका काम आसान हो जाएगा उसको पढ़ने के बाद। तो ये 3 सोर्स आपको रखना है अपने मॉडर्न इंडिया के मेन सोर्स के लिए। अब आते हैं मॉडर्न इंडिया के अलावा और क्या आता है हिस्ट्री में।
जैसे आर्ट एंड कल्चर एक बड़ा ही कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स का इशू है, खासकर हम सब विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर पे ना ही स्कूल में, ना ही कॉलेज में और ना ही किसी भी क्षेत्र में हमें इसका महत्व बताया जाता है। ये महत्व सिर्फ समझ में आता है जब हम यूपीएससी के एग्जाम देने के लिए तैयारी करना शुरू करते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर पे भी एक बुक है एनसीईआरटी की, तो वो बेसिक बुक है क्लास 12th की, उसको आप जरूर पढ़ें एनसीईआरटी की। इसके अलावा बहुत सारे और भी बुक्स मटेरियल्स है मार्केट में, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि आर्ट एंड कल्चर एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आप अपने मेहनत को बहुत ही सटीक रूप से रखें तो आपको फायदा होगा लॉन्ग टर्म। क्योंकि क्या है, बहुत पढ़ने के बाद अगर आपको उसमें से 2 क्वेश्चंस भी नहीं आए तो आपका सारा का सारा मेहनत एफर्ट खराब हो जाएगा। तो बेहतर तरीका क्या है कि एक सेंसिबल दिमाग लगा के उस पर काम करना है। एनसीईआरटी क्लास 12th की आर्ट एंड कल्चर वाली बुक पढ़नी है। इसके अलावा एंशिएंट और मिडिवल की एनसीईआरटी जो आती है क्लास 11th की, उसको आपको पढ़ना चाहिए और उसमें जितने भी आर्ट एंड कल्चर के ऊपर जो इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं वो वहां से आपको निकाल लेनी चाहिए। इतना काम आप सब कर सकते हैं, इतना काम करना चाहिए। इसके अलावा कोई काम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो काम करने के बावजूद भी उसमें से आप कितना कर पाएंगे सही, इसमें अपने आप एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो उसको आप छोड़ सकते हैं एक बार करने के बाद। अब आते हैं ज्योग्राफी के बारे में। देखिए ज्योग्राफी क्या है कि क्लास 6 से 12th की बुक हम रिकमेंड करते हैं एनसीईआरटी को, लेकिन उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण चीज है जो आपको समझना चाहिए। क्लास 11th और 12th की ज्योग्राफी की जो बुक है, खासकर इंडियन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी, ये आप सबको अच्छे से पढ़ा होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो ये 2 बुक है जिस पर आपका कमांडिंग हाइट होना चाहिए। इसके बाद जब आप 6 से लेके 10th तक की ज्योग्राफी देखेंगे, खास 6, 7, 8 की ज्योग्राफी, जो पुरानी ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक्स है, पुरानी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स की बात कर रहा हूँ, ये आप हमेशा गांठ बांध के सुन लें कि पुरानी एनसीईआरटी की ही टेक्स्ट बुक आपको पढ़नी है। तो 6 से जो 8 तक की जो एनसीईआरटी है उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में कहा गया है, तो उसको भी आप पढ़ लें। उसको पढ़ने से एक फायदा क्या होगा कि आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन डायरेक्ट वहां से नहीं आएंगे। जो क्वेश्चंस आते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से वो आते हैं मेनली एटलस से। तो एक ज्योग्राफी का अच्छा एटलस आपके पास होना चाहिए, जो उसका ऑक्सफोर्ड का हो या टीटीके का हो, कोई भी एक चलेगा। उस एटलस पर कमांडिंग हाइट होना चाहिए, जैसे कि इक्वेटर की जो लाइन है वो किस किस कंट्री से गुजरती है, जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो लाइन है वो किस किस कंट्री से गुजरती है, जैसे कि ग्रीनविच मीन टाइम है वो किस किस कंट्री से गुजरती है। अब इन सारे सवालों का जो है जवाब आपको एटलस के थ्रू ही समझ में आएगा, मिलेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सवाल आ चुके हैं जहां पे आपको एटलस ही हेल्प करेगा। उस एटलस को यूज कैसे करना है मैं आपको समझाता हूँ। एटलस आपको हर दिन यूज करना है। हर दिन क्यों? क्योंकि हर दिन आपको अखबार में या आपके करंट अफेयर्स के संदर्भ में कोई ना कोई न्यूज आता रहता है। अब मान लीजिए कि आपने सुना या पढ़ा कि मोसुल में एक टेररिस्ट स्ट्राइक हो गया। अब क्या है मोसुल, MOSUL, मोसुल क्या है, टेररिस्ट स्ट्राइक हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन को पूछने का तरीका क्या हो कि मोसुल किस कंट्री में है। अभी किस कंट्री में है अगर आप मैप में उस समय ना देखेंगे तो आपको इसका ध्यान नहीं रहेगा। तो कोई भी ऐसे जो इंटरनेशनल गतिविधियां होती हैं उसको उसी समय आपको मैप में लोकेट कर लेना है, ये इसका महत्व है। मान लीजिए कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर श्रीमती सुषमा स्वराज आज सेंट्रल एशिया के दौरे पे गई, तो आपको ये समझना चाहिए कि सेंट्रल एशिया के कौन कौन से कंट्रीज हैं जो अफगानिस्तान के साथ उनका बॉर्डर शेयर होता है। ठीक है, मान लीजिए यूपीएससी पूछ रहे कि एक कॉरिडोर का नाम है वखान कॉरिडोर, तो वखान कॉरिडोर जो है वो किस किस कंट्री के बीच में बॉर्डर शेयर करता है। अब आप सवाल पूछेंगे कि ये क्वेश्चन कहां से आ गया। ये क्वेश्चन आया करंट अफेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में ही, लेकिन आपने चूंकि उस करंट अफेयर्स को मैप के साथ रिलेट नहीं किया, इसलिए आपको ये सारी इंफॉर्मेशन थोड़े अजीब से लगेंगे।
तो मैप को अपने स्टडी प्रोग्राम के साथ अटैच कर लेना है, एटलस को हमेशा अपने साथ अटैच करके काम करना है। ये काम करना है आपको ज्योग्राफी के लिए। पॉलिटी में आते हैं, पॉलिटी में बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स हैं, लेकिन आपको क्या करना है कि कोई भी एक टेक्स्ट बुक जो बेसिक टेक्स्ट बुक है, जैसे मान लीजिए लक्ष्मीकांत, उसमें क्या है कि वो सारांश है सारे अच्छे टेक्स्ट बुक्स का, चाहे वो सुभाष कश्यप हो चाहे वो डी.डी. बसु हो। तो आप लक्ष्मीकांत को बना लीजिए बेस, और एक और भी बुक लीजिए जिसका नाम है पीएम बख्शी बेयर एक्ट, जिसमें आर्टिकल्स के बारे में चर्चा की गई है सारी। वो 2 बुक आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। इन बुक को पढ़ने के बाद आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस के संदर्भ में भी तैयारी करनी होगी, क्योंकि क्वेश्चंस पूरा का पूरा जो है अपना वो कॉन्स्टिट्यूशन से आता है, ना ही वो पार्लियामेंट से आता है। तो क्वेश्चन आता कहाँ से है? कुछ क्वेश्चंस पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन मिल जाएगा, लेकिन जो मेन क्वेश्चंस है, जो कह सकते हैं अगर 15 क्वेश्चन पूछा गया पॉलिटी से, तो उसमें से 10 क्वेश्चन जो पूछा गया होगा वो पूछा जाएगा आपको उसके एप्लीकेशन से, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, उसका करंट अफेयर्स में रेलेवेंस, या उसके ऊपर करंट अफेयर्स में क्या क्या इवेंट्स हुए हैं। जैसे कि मान लीजिए राइट टू इंफॉर्मेशन है, राइट टू एजुकेशन है, तो अब आरटीआई है, आरटीई भी है। तो आरटीआई और आरटीई ये पुराना एक्ट है, लेकिन इसका आज भी रेलेवेंस है और आज भी इसको न्यूज़ में हम सुनते हैं, तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। मान लीजिए कि आपने नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के बारे में सुना है, तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है आपने पढ़ा होगा लक्ष्मीकांत में, लेकिन ये एक ट्राइब्यूनल ही नहीं है, ये बहुत सारा और भी काम करता है। इसके पैरेलल में बहुत सारे और बॉडीज होते हैं जो कि उनका काम भी मोर सिमिलर होता है। तो मान लीजिए कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, अब नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बीच डिफरेंस क्या है? अब ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ दिया 2018 के प्रीलिम्स में, तो इसको थोड़ा सा आपको पढ़ लेना चाहिए ताकि आपका आइडिया क्लियर हो जाना चाहिए। तो इसी तरीके से आपको जो पुराने एक्ट्स है उसका आज के संदर्भ में क्या रेलेवेंस है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है उसमें क्या रेलेवेंस है, तो ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंस है पॉलिटी को प्रिपेयर करने में, ठीक है। इकोनॉमी में आते हैं। इकोनॉमी में क्या है कि आपको जो सिलेबस है यूपीएससी का वो माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं है, तो है क्या, आपको सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का तात्पर्य क्या है कि आपको मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई का रोल, आपको फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट के टैक्सेशन के मेजर्स का रोल, उसके क्या इम्पैक्ट होते हैं, कौन कौन से नए रिफॉर्म्स लिए जाने हैं, इसके अलावा एक्सपोर्ट इंपोर्ट को कैसे हम प्रमोट करेंगे, इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज को कैसे प्रमोट करेंगे, कैसे बहुत सारे फॉरेन एक्सचेंज हम अपने यहाँ अट्रैक्ट करें, क्या क्या रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं एफडीआई पॉलिसी में, एफआई पॉलिसीज में। तो ये सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो मेनली इकोनॉमी में पूछे जाते हैं। इकोनॉमी में चूंकि क्या है कि ये इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज का सेक्शन है, इसलिए आपको इकोनॉमी में ये ध्यान रखना होगा कि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, जैसे मान लीजिए आयुष्मान भारत, अब ये स्कीम है, इसमें राज्य सरकारों को भी कुछ कंट्रीब्यूट करना है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि राज्य सरकार कंट्रीब्यूशन क्या कहा गया है, कितना कंट्रीब्यूशन है, कितने का इंश्योरेंस है, क्या इसके एप्लीकेशंस है, कितने लोग इसमें कवर किए जा रहे हैं, तो ये इकोनॉमिक सोशल इश्यूज में ही कवर होते हैं। तो सरकारी स्कीम्स के बारे में भी आपको जानकारी रखनी है, इसी सेक्शन में वो आपको तैयार करना है। तो तैयार कहाँ से करना है? एनसीईआरटी लेना है। एनसीईआरटी मैक्रो इकोनॉमिक्स के लास्ट के 3 चैप्टर्स ही आपको पढ़ने हैं, इतना काम कर लेना है। उसके बाद जो दूसरा पड़ाव होगा आपका, वो पड़ाव होगा आपका, या तो आप दत्तन सुंदरम पढ़ लीजिए, या तो आप मिश्रा एंड पुरी पढ़ लीजिए, या तो आप, मेरी एक किताब आई है इंडियन इकोनॉमी पे ओक ब्रिज पब्लिकेशन से, वो बुक पढ़ लीजिए। तो तीनों में से कोई एक बुक को आपको बेस बना लेना है, उसको पढ़ लेना है एनसीईआरटी के बाद। उसके बाद आपको सिर्फ करंट अफेयर्स पे अपने आप को लिंक कर लेना है। इतना काम करना है आपको इकोनॉमी के लिए, ठीक है। अब आते हैं इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के ऊपर। देखिए, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के ऊपर कोई ऐसा कोई टेक्स्ट बुक नहीं है जिसमें सब कुछ दिया हुआ है। कुछ कोचिंग संस्थान के नोट्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में, आप भी उसको ऑनलाइन या कहीं से भी मंगवा लीजिए। जो बेसिक टेक्स्ट बुक है वो आप पढ़ लीजिए इकोलॉजी एनवायरनमेंट के लिए। एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 12 की जो बायोलॉजी की बुक है, उसमें लास्ट के 2 चैप्टर्स हैं जो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के ऊपर दिया हुआ है, वो आप पढ़ लीजिए। एक बुक आती है इराक बरूचा की, सिर्फ इन्वायरमेंट में, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में काफी प्रचलित है,
BA एनवायरमेंट प्रोग्राम में, तो वो अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। हालांकि कोई एक मटेरियल अगर मिल जाए मार्केट में तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा क्या क्या करना है आपको, मैं आपको बता दूं कुछ बात। इंडिया ईयर बुक में एक एनवायरमेंट का चैप्टर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आप बेशक हमेशा 4-5 बार पढ़ें। उसके अलावा मनोरमा ईयर बुक आती है, उसमें एक एनवायरमेंट और ज्योग्राफी का चैप्टर आता है हमेशा, आप उसको भी पक्का पढ़ें। उसमें करंट अफेयर्स के रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं सारे उसमें कवर किए होते हैं। जो लास्ट आपको करना है वो करना है कि एनवायरमेंट के ऊपर करंट अफेयर्स में जो न्यूज़ रहा है पिछले 2 सालों में, वो सारा आपको पता होना चाहिए। जैसे कि किस टाइगर रिजर्व से टाइगर को ट्रांसलोकेट किया जा रहा है, कहां पे अभी अवनी नाम की टिग्रिस को मारा गया, तो उस किस रिजर्व में उसको मारा गया, क्यों उसको मारा गया। अब क्या है कि ये सुना होगा लोगों ने कि अवनी टाइगर को मारा गया, क्वेश्चन आ जाए कि अवनी टाइगर को किस रिजर्व से मारा गया, तो शायद आपको याद ना हो उस समय। तो इस तरह से जो करंट अफेयर्स का जो इश्यूज हैं ये आपको पता होना चाहिए एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के संदर्भ में। ठीक है, आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जैसा कि क्या है, मैंने आपको बताया था कि 9th-10th का जो बेसिक साइंस है, चाहे वो लॉ ऑफ मोशन हो, ग्रेविटेशन हो, ये बेसिक जो साइंस जो आपने पढ़ा है, चाहे वो हेल्थ के ऊपर हो, मेडिसिन के ऊपर हो, डिजीज के ऊपर हो, ये जो बेसिक साइंस बायोलॉजी हो या फिजिक्स हो, केमिस्ट्री में पढ़ा है, वही आपको रिवीजन करके रखना है। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट है वो सारा का सारा करंट अफेयर्स रिलेटेड ही होता है। तो पिछले 2 साल में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर जो भी डेवलपमेंट हुआ है आप उसको अच्छे से कवर कर लें, चाहे वो इसरो का अचीवमेंट हो, चाहे वो NPCI का नया कोई मेजर्स हो, चाहे वो इवन नासा का कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो जिससे कुछ मेजर ह्यूमन चेंज एक्सपेक्ट किया जा रहा है, चेंज इन ह्यूमन सिविलाइजेशन एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो उसको आप पढ़ लीजिए। गगनयान प्रोजेक्ट है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। तो समझना यह है कि करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कवर करने के लिए, लेकिन फिर भी आपको इंडिया ईयर बुक का साइंस एंड टेक्नोलॉजी चैप्टर पढ़ना चाहिए। आपको मनोरमा ईयर बुक का भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक चैप्टर आता है, उसको पढ़ना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी मान लीजिए कि आज के संदर्भ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपने सुना होगा या चर्चा सुना होगा या किसी ने सुना होगा, हाँ कुछ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है। अब क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में काफी अच्छे से मनोरमा ईयर बुक में दिया हुआ है। पिछले बार के मनोरमा ईयर बुक में दिया हुआ है और इस बार जो आने वाला है, जो शायद जनवरी में आ गया होगा या आने वाला होगा, वो आपको पढ़ लेना चाहिए। इस तरीके से आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी प्रिपेयर अच्छे से हो सकता है। ठीक है, तो इतना ही रखेंगे इस वीडियो में। अब अगली बात हम करेंगे 3rd वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।